बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और हमजा आज मुझसे कोई अपनी रिसर्च शेयर कर रहे थे। मेरी रिसर्च नहीं है, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं इशाल ये कि शादी के कुछ सालों बाद चले 1 या 2 दहाई कर दें, लगना ये शुरू हो जाता है कि मियाँ बीवी की जो शक्लें हैं ना वो शायद एक दूसरे से मिलती हैं और अक्सर ऐसा मुशाबे हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि शायद इनकी शक्लें तकरीबन एक जैसी ही हैं और अक्सर लोग ये बात करते हैं। अब इसके ऊपर एक तहकीक हुई है कि क्या वाकई ऐसा होता भी है या नहीं होता। तो तहकीक में ये बताया गया कि जी ऐसा होता है। उनकी जो शक्लें हैं, बड़ी हैरानगी की बात है कि भाई शादी के बाद 2 अलग अलग फैमिलीज के लोग हैं जो शादी के बाद एक हो जाते हैं, लेकिन शक्लें मिलने लग जाना, इतनी रिजेम्बलेंस होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सवाल था ना, क्योंकि अक्सर हम कहते थे कि जी कि बिल्कुल शायद एक जैसे ही हैं, लगते हैं। तो उसमें वो ये कहते हैं, रीज़न ये है कि लोग जब इतना अरसा एक दूसरे के साथ गुजारते हैं तो उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, हाँ एग्जैक्टली, तो वो जो है ना तकरीबन मिलने जुलने लग जाते हैं। आप कुछ अपने पार्टनर से जो है कोई चीज़ उसकी सीख रहे होते हैं, पार्टनर कुछ आपसे सीख रहा होता है, तो उससे जो चेहरे की बनावट है, बात करने का तरीका है, तो वो करीब तरीन एक दूसरे की अच्छी बुरी चीज़ें जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे चेहरे के फीचर्स भी मिलने लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि शायद सबने उनको हमेशा इकट्ठा ही देखा होता है, तो वो समझते हैं कि शायद ये जो अब है ना इनकी शक्लें भी मिलती हैं। ये लोगों के साइकी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये भी तो है कि हम जब कोई रिश्ता देखने जाते हैं या कोई आता है, तो हम लोग एक दूसरे के जो फेसेस से मैच करती चीजें होती है ना, क्योंकि हमें अपने फेसेस ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, अपने चेहरे की जो खदुखाल हैं वो ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो हम उसी तरह का चेहरा अगले में भी देखना चाह रहे होते हैं। तो फिर इसी तरह के लोग जो मिलते जुलते चले जाते हैं और एक खानदान बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसी, चूंकि वेस्ट में ये इस तरह की रिसर्चेज होती हैं, हम तो इस बारे में सोचते ही नहीं है। खैर, तो वो ये कहते हैं कि जब कोई नौजवान अपने लिए एक शरीके हयात जो है उसको पसंद कर रहा होता है या कर रही होती है, तो उनके लिए जो बेहतरीन चेहरे होते हैं वो उनके वालिदैन के चेहरे होते हैं, या फिर इंसान को जिस तरह इशाल ने कहा कि खुद जो अपना चेहरा है उसके जो खदोखाल हैं, वो उसका एक बनावट है वो पसंद होती है, इसलिए वो उससे मिलती जुलती शक्ल को ही पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो लोग अच्छे लग रहे होते हैं। खैर, ये एक रिसर्च है, लेकिन मुअम्मा अभी तक ये हल नहीं हो सका फिर भी कि जी क्यों आखिर चेहरे मिलना शुरू कर देते हैं। लगता है कि इन दोनों के चेहरे एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। खैर, उम्मीद करेंगे कि ये मुअम्मा फिर हल हो, मजीद रिसर्च भी इस पे होगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी हम टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की पावर शो की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। नैब लाहौर ने नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी। पेशी कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मुलतवी की गई है। नैब का एलामिया जारी। PDM में शामिल जमातों ने मरियम नवाज के साथ जाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म कहते हैं इदारे बुलाएं तो जुलूस लेकर जाना नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब के बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक तारीख साज फैसला। पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। आवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन से नुमाइंदों को घर भिजवाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बड़ी अदालत के रिमार्क्स। कराची वाले गर्मी के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा और चंद दिनों में हीट वेव्स का इम्कान है। 30 मार्च के बाद दर्जाए हरारत 39 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात का कहना है रवां बरस गर्मियों का दौरानिया 20 ज्यादा होगा। कोरोना वबा की तीसरी लहर एक बार फिर तालीमी इदारों पर ताले पड़ गए। ज्यादा मुतासर अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है, इस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। उधर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने लॉन्ग मार्च करने की धमकी भी दे दी है। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले बात करेंगे उस एलामिये की जिसके बाद जो है खासी बातें हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने तो खासी तैयारी की थी, PDM ने खासी तैयारी की थी कि पावर शो होगा। सारी तैयारियां जो है अब धरी की धरी रह गई हैं। नैब लाहौर ने
मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी है। नैब के जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि पेशी कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मुलतवी की गई है। NCOC की जानिब से हर नौयत के हजूम को इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद है, इसीलिए ये पेशी भी जो है इसको आगे कर दिया गया। हाँ जी, मरियम नवाज की गुज़श्ता पेशी पर नैब इमारत पर दानिस्ता पथराव किया गया था। ये एलामिया में कहा गया है कि मरियम नवाज की पेशी NCOC की गाइडलाइंस और मफाद आमा के पेश नज़र मुलतवी की जा रही है, क्योंकि नून लीग की जानिब से तैयारी की गई थी कि वहाँ पर एक जुलूस की शक्ल में जाया जाएगा और नैब की जानिब से आज मरियम नवाज को तहकीकात के लिए लाहौर दफ्तर तलब किया गया था और अब नई तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। PDM में शामिल जमातों ने और रहनुमाओं ने कारकुनों को ये कॉल दी थी कि हम मरियम नवाज के साथ रैली की सूरत में जाएंगे। उधर मरियम नवाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से जो ये पेशी थी मुलतवी की गई है, तो वज़ीर आज़म ने इजलास क्यों किया? मतलब मुल्क में कानून है तो वज़ीर आज़म ऑफिस में भी लॉकडाउन होना चाहिए था, क्योंकि अगर मेरी पेशी इस वजह से मुलतवी की जा रही तो वज़ीर आज़म हाउस में फिर इजलास क्यों मुनाकिद किया गया? वहाँ पर क्यों SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा? जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि कानून की हुक्मरानी हर सूरत बरकरार रहेगी, कोई समझौता नहीं होगा। हाँ जी, ये भी वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर इदारे बुलाएं तो जुलूस लेकर जाना नाकाबिल कबूल है। जबकि मरियम नवाज की नैब में पेशी के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल देते हुए नैब दफ्तर के बाहर कंटेनर्स तो लगा दिए गए थे और गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों को नैब ऑफिस लाने के खिलाफ दरखास्त को भी मुस्तरद किया थे। नैब की दरखास्त थी जिसके ऊपर अदालत के रिमार्क्स आए थे कि ये रियासत का काम है, हम ये कैसे कह सकते हैं। ये भी कहा गया था कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। आएगा। इसी हवाले से बात करेंगे साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब हमारे मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम राजा आमिर अब्बास साहब। एक तासुर सामने आ रहा है कि नैब ने मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों के एहतजाज से डरकर मरियम नवाज की पेशी को मुलतवी कर दिया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से अगर ऐसा करना था तो कोरोना में दीगर गिरफ्तारियां तो होती रही हैं, तो अब इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, ये लफ्ज़ डर के तो मैं इसको समझता हूँ कि ये उनकी एक हिकमत अमली है कि नैब ये नहीं चाहती कि खामखा लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि जिससे कोई सियासी गेन जो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो चाह रही थी या PDM जो चाह रही थी कि किसी तरीके से हम जो एहतजाज कर रहे हैं इसमें पूरी PDM जिसने एहतजाज करना था गालिबन कभी कहते थे GHQ के सामने करेंगे, कभी कहते थे हम पिंडी बंद कर देंगे, कभी कहते थे इस्लामाबाद में एहतजाज होगा, धरना होगा और इस्तीफ़ा होगा। और अल्टीमेटली PDM की पूरी जो अभी उनकी सियासत थी और उनका एजिटेशन था वो रैस है कि नैब के दफ्तर के बाहर लाहौर में मुंतकिल हो गया और वहाँ पे वो अपनी शो ऑफ फोर्स करना चाह रहे थे। अब चूँकि मरियम बीबी ने गिरफ्तारी के खौफ से ज़मानत कबलस गिरफ्तारी भी करा ली और नैब को अब उनको चाहिए कि उनसे सवालों जवाब करना है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो 26 को करें, वो 28 को भी कर सकते हैं और 29 को भी कर सकते हैं। और एक अनटूवर्ड्स इंसिडेंट से अगर बचा जा सके तो ये एक मैं समझता हूँ कि दानिशमंदाना काम है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात मुझे नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आप देखिए ना कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनका साथ देने की हामी भर ली और वजह क्या है कि जी नैब ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से वहाँ पे पुलिस और जो अवाम है उनको आमने सामने लाया जाए। नैब के पास अपने पास तो पुलिस वगैरह नहीं है, ऑब्वियसली उसने रेंजर से ली, रेड जोन डिक्लेयर कराया और फिर भी ये नहीं रुके। तो जो अफसोस की बात हमें नज़र आ रही है या जो शर्म की बात ये है कि वो एक कॉन्विक्ट मरियम बीबी वो अपनी पेशी पे जाने के लिए, उनसे सवालों जवाब पूछने के लिए और PDM पूरी की पूरी इसको एक्सप्लॉइट कर रही है और कानून जिसका वो रखवाले होने चाहिए थे वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। राजा साहब, तो मरियम नवाज साहिबा की नैब में जो पेशी थी वो मुलतवी हो गई, आप क्या समझते हैं कि मुलतवी होने के बाद नैब के लिए मरियम नवाज के जो चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की तहकीकात है, इसमें पेशरफ्त में किसी कदर मुश्किल हो सकती है, डिले में जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज बीबी ये जो हाई कोर्ट चली गई हैं, अब देखना ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जोन सा है, क्योंकि अभी तक तो उन्हें गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी और कोई ऐसा हमारे इल्म में नहीं था कि उनके वारंट्स वगैरह कोई इशू हुए हैं। लेकिन जब आप ज़मानत कबलस गिरफ्तारी ले लेते हैं
तो उसकी जब कंफर्मेशन के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा ये पेशी होगी 10 अप्रैल को गालिबन, तो वहाँ पे 2 ही सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी कंफर्म कर दी जाएगी, ऐसी सूरत हाल में उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर नैब ने ये साबित किया कि इस केस में मरीम बीबी से बहुत से सवाल जवाब रहते हैं, उनसे बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, और उनका ये जो तरीक़ेकार है लोगों को सड़कों पे लाना और नैब के दफ्तर का घेराव करना, इससे तफ्तीश में रुकावट आ रही है, हैम्परिंग विद दी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मुमकिना तौर पर लाहौर हाई कोर्ट वो ज़मानत को कंफर्म नहीं करता जो कबल इस गिरफ्तारी है, तो फिर मरीम बीबी ऑटोमेटिकली नैब के चाहने या ना चाहने के अलावा भी अरेस्ट हो जाएंगी, और फिर उनको रिमांड और वो सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि काफ़ी लंबा होगा। फिर ज़मानत दोबारा लेने में काफ़ी मुश्किल और ताख़ीर का सामना बिल्कुल ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, लेकिन अपोजिशन हल्के तो ये तासुर दे रहे हैं, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा को हिफाजती ज़मानत मिलने के बाद ही नैब ने यह फैसला किया कि पेशी को मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक नैब का मकसद ही ये है कि उनकी हिफाजती ज़मानत ना हो, उस वक्त उनको तहवील में लिया जा सके, तभी बुलाया जाए। देखिए, हिफाजती ज़मानत तो चंद रोज़ा होती है। अब हिफाजती ज़मानत जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हिफाजती ज़मानत में जब अगली पेशी होगी 10 अप्रैल को, तो नैब को चाहिए कि भरपूर अंदाज में बताएं कि जनाब इनको जो हम बुलाते हैं, इन्हें जो पहले भी ज़मानत दी गई थी वो इसीलिए दी गई थी कि ये तफ्तीश में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन एक मुल्ज़िमा के जिनको जब बुलाया जाए और वो बाकी दीगर सियासी पार्टीज़ के हमरा अगर बहुत बड़ा जमे गफीर या एक मजमा वहाँ इकट्ठे करते हैं, और पुराना सितंबर का हमें याद है कि गाड़ियों में पत्थर उनकी डिक्कियों में भर के लाए थे, तो ऐसी सूरत हाल में हाई कोर्ट लाजमन ये देखेगा कि इस जो शख्स है, ये जो मुल्ज़िमा हैं, इनका कॉन्डक्ट क्या है, क्या ये ज़मानत के लिए क्वालिफाई करती हैं या नहीं, और नंबर 2 क्या ऐसा एविडेंस और ऐसी चीज़ें तफ्तीश के दौरान सरफेस करके आई हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए और पता लगाया जाए कि भाई ये अरबों रुपए या करोड़ों रुपए जो मुख्तलिफ ऐसे अकाउंट से कि कोई 10,000 का मुलाजिम है, कोई पापड़ वाला है, कोई दीगर है, तो उनके अकाउंट से अगर इनके अकाउंट में लैंड करते हैं, या कि इनका एक और जो केस है इलीगल अलॉटमेंट के वजाती उम्रा में जो सैकड़ों एकड़ अलॉट कर दिए गए हैं वो दुरुस्त तौर पे हुए या नहीं, तो मुमकिन तौर पर मैं समझ रहा हूँ कि मरीम नवाज़ को अब आगे मुश्किल पेश आएगी नैब की तफ्तीश और अपनी ज़मानत को बरकरार रखने में, और इस कबल गिरफ्तारी जो हिफाजती ज़मानत है इसको कंफर्म कराने में, और अल्टीमेटली नज़र आ रहा है कि उनको अरेस्ट कर ही लिया जाएगा। सही। तो राजा साहब, आपके ख्याल से नैब को इतना मजबूत कैसे किया जा सकता है कि ये इदारे सियासी दबाव के बगैर फैसले कर सकें? क्या इस हवाले से नैब के कवानीन में कोई इस्लाहात की ज़रूरत है? देखिए, नैब को मजबूत करने के लिए एक तो हमें एज ए कौम जो है वो खाली कवानीन से अदारे मजबूत नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ है, उसको हर शख्स ने उसको पाबंदी करनी है और उसको सुपीरियर समझना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा अपना हुक्मरान तबका ही अगर रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ बखेरेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, और हम ये देखेंगे कि जी कानून को कभी हमें नज़र आते हैं जरदारी साहब ये कहते हुए कि नैब के चेयरमैन की क्या मजाल के मेरे ख़िलाफ़ केसेस बनाए, कभी हमें फजल रहमान नज़र आता है जो अदारों की तस्दीक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नैब की क्या मजाल, कभी हमें मरियम और इनके वालिद साहब भी नज़र आए कि जी नैब के हम दान निकाल लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कवानीन के साथ साथ हमें एज ए कौम भी ये देखना है कि जो हमारे कवानीन हैं उनको कितना लागू किया जाता है, और जो आला अदलिया है उन्हें ये देखना चाहिए ज़मानतें देते वक्त कि इनको जब हम ज़मानत देते हैं तो उसके बाद इनकी कॉन्डक्ट क्या होता है। ऑल्दो के नैब ने अभी इनकी ज़मानत की कैंसिलेशन लगाई हुई है कि जो इन्हें ज़मानत दी गई है उसका ये नाजायज़ या बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अदारों के साथ साथ कानून साजी के साथ साथ आला अदलिया को भी ज़मानतें देते वक्त अब वो वक्त आ गया है कि वो इसमें फ़ैसलों में इनकॉर्पोरेट करें कि जनाब जब इन लोगों को ज़मानत दी जाती है
तो ये ज़मानत का किस अंदाज में फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं, और क्या अगर इनके ख़िलाफ़ जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इनको अगर इस किस्म का रवैया लाते हैं और अदारों के बाहर जाके उनको प्रेशराइज़ करते हैं, तो गालिबन नैब को चाहिए कि नैब के अपने कवानीन में है कि अगर कोई शख्स तफ्तीश के दौरान उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा और तफ्तीश में रुकावट डाल रहा है, तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के अलावा नैब में एक शिक मौजूद है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालते हैं तो अलहदा से उसकी सज़ा भी दी जा सकती है और अलहदा से गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। तो ये वक्त है कि नैब को अपना जो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं उसको इन्फोर्स करे और ये ना देखे कि जनाब एक गरीब शख्स या एक ऐसा शख्स के जिसको पार्टी लीडरशिप है किसी बड़ी जमात की, उसमें तफरीक को मिटाना चाहिए। नैब कहती है कि हम केस देखते हैं फिर नहीं देखते, तो इस तासुर को अब ख़त्म करने का वक्त है नैब के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। मामला ये है कि अब जो है पेशी मुलतवी कर दी गई है, और क्या अगर ऐसे ही हर मरतबा जमे गफ़ीर इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, जलसे जुलूस की सूरत में जाने का फ़ैसला किया जाएगा? सवाल ये उठ रहा है क्या हर बार जो है पेशी को मुलतवी कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर हम लास्ट टाइम की सिचुएशन देखें तो हमजा वो सिचुएशन ऐसी ही थी, पथराव हुआ गाड़ियों पर भी, बिल्डिंग पर नैब की, तो फिर इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए मेरे ख्याल में इस जो पेशी थी उसको मुलतवी किया गया है। तो उन्होंने भी, वज़ीर आज़म की जानिब से भी यही कहा गया है कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, कानून की पासदारी करनी हर इंसान पे फ़र्ज़ है। तो मेरे ख्याल में हर इंसान को ही कानून की पासदारी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। इशाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न है, वो है बच्चों के स्कूल्स, तालीमी इदारे जो बंद हो गए हैं एक बार फिर से, लेकिन उस तरीके से बंद नहीं हुए जैसे पिछली बार बंद हुए थे। अजला हैं जिनमें बंद किए गए हैं। सिंध ने यह फैसला किया कि जी कि हम तो 50% वाली पॉलिसी को ही जो है आगे लेकर चलेंगे। कोरोना वबा की तीसरी लहर ने एक बार फिर जो है तालीमी इदारों पर ताले लगवाए हैं, और NCOC ने बढ़ते हुए केसेस के मद्देनज़र पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस अजला हैं और इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया। और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने यह भी कहा है कि पंजाब के चंद अजला खास तौर पर लाहौर में बीमारी का फैलाव तशवीशनाक है, इसलिए यह फैसला किया गया है। ताहम उन्होंने यह भी कहा है कि स्कूल के इंतज़ामिया अगर असातिज़ा को स्कूल बुलाना चाहते हैं तो ये उनका इख्तियार है। उनका कहना था कि हुकूमत जानती है कि स्कूल बंद करने का तालीम का कितना नुकसान हो सकता है, बच्चों को कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन जो हुकूमत है वो सिर्फ इस वक्त ये सोच रही है कि बच्चों की सेहत जो है वो अव्वलीन तरजीह है, होनी भी चाहिए, और इस पर रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, ये वज़ीर तालीम ने कहा। और तालीमी इदारों के हवाले से NCOC का अगला इजलास जो है वो उन्होंने बताया 7 अप्रैल को होगा, तब जो है मजीद फैसले किए जाएंगे। उधर वफाकी हुकूमत के स्कूल बंद करने के ऐलान के बाद ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने लॉन्ग मार्च करने की धमकी दी, और फेडरेशन के सदर ने 1 अप्रैल से स्कूलों को दोबारा खोलने का ऐलान भी कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि डबल शिफ्ट में हम 50% जो है हाजिरी यकीनी बनाएंगे। जिस तरह से सिंध ने ये फैसला किया है कि वहाँ पर 50% हाजिरी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा, तो लाहौर के जो स्कूल फेडरेशन के जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी यही कहा है कि हम 50% हाजिरी जो है उसको यकीनी बनाएंगे, लेकिन 1 अप्रैल से हम स्कूल दोबारा खोलेंगे। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से स्कूलों की बंदिश का ऐलान वापस लेने का हम मुतालबा करते हैं। दूसरी जानिब वालिदैन हैं, जो एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हुकूमती ऐलान पर नज़रसानी का मुतालबा किया और कहा है कि बच्चों को का तालीमी नुकसान भी हो रहा है, और क्योंकि ऑनलाइन जो तदरीस है उसका मयार हमारे मुल्क में तो नहीं है, हम उस तरह से बच्चों को प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है इशाल। अब मामला ये है कि पेरेंट्स भी बटे हुए हैं। पेरेंट्स भी वो हैं, कुछ ऐसे हैं जो भेजना नहीं चाह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का नुकसान हो गया। नुकसान तो बहुत हो चुका है, लेकिन मामला यह है तीसरी लहर खतरनाक भी बहुत है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की करेंगे। काशिफ मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप तालीमी इदारे बंद करने के जो हुकूमती फैसले हैं उसकी मुखालफत कर रहे हैं, हालांकि कोरोना की तीसरी लहर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि सबसे शिद्दत वाली लहर लग रही है, महसूस हो रही है। ऐसे में हुकूमत ये कैसे फैसला कर सकती है कि बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी दांव पर लगा दी जाए?
देखिए, जहाँ तक तो बात है कि हुकूमती फैसले की मुखालफत, वो बुनियादी तौर पे 25A आर्टिकल आइनी हक है जो हमारे बच्चों की तालीम का उनका बुनियादी आइनी हक है, रियासत उसको जो देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, पिछले 1-1.25 साल से जो हुकूमत ने बावजूद इसके कि अपने इनको नज़र आ रहा था ये हालात ऐसे हैं और इसमें खुद ही कहते थे हमने कोरोना के साथ जो जीना है, हमें इसका मुकाबला करना है, तो कोई मुकाबला नहीं किया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा कोई नहीं था, घरों के अंदर तालीम नहीं थी। हम तो अपने 7.5 करोड़ उन बच्चों का जो स्कूल में 5 करोड़ थे और जो 2.5 करोड़ जो बाहर थे, इन सब के तालीमी हक की बात कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट स्टेडियम समझती है जिस तरह बाहर की दुनिया में हुआ है, आप इनको ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे दें और इनको डिवाइसेस भी दें ताकि ये घरों के अंदर जो है वो बैठ के तालीम हासिल करें। ये बंद कर दें जितने भी तालीमी अदारे हैं, कोई आपको ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जिस तरह के ड्रामे किए हैं ऑनलाइन सिस्टम का या वो तालीम घर टीवी का या रेडियो का, ये भी बना दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी औलादें बर्बाद हो रही हैं। और जहाँ तक रह गई ये बात कोरोना की जो तीसरी रही, गवर्नमेंट की अपनी नाअहली है, इन्होंने ये फैलाया है। इन लोगों ने जलसे जुलूस सरकारी सतह पे और तमाम से जो अपोजिशन की भी पार्टीज के कायदीन है, ये उसके जिम्मेदार है, दूसरी लहर के भी तीसरी लहर के भी। सही। काशिम मिर्जा साहब, जैसे कि अब तो हुकूमत फैसला कर चुकी है, अगर 11 अप्रैल को भी स्कूल नहीं खोले जाते तो आपकी क्या पॉलिसी होगी? इस हवाले से क्या कोई एहतजाज प्लान कर रहे हैं आप? देखिए जी, जहाँ तक तो हुकूमत की पॉलिसी की बात है तो वो मैं आपको इस हवाले से वाज़ेह कर दूं कि हमने तो 15 अगस्त से तालीमी इदारे खुले हैं और बावजूद इसके अब भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम तदरीस का सिलसिला हमने जारी रखा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने जो है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया हुआ है। अगर इस वक्त गवर्नर साहब के अंडर चलने वाला लॉरेंस कॉलेज, एचिसन कॉलेज खुला हुआ है और इस वक्त हम देख रहे हैं आर्मी स्कूल खुले हुए हैं, पुलिस फाउंडेशन के स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पे क्या हुकूमत को जो है वो रेट चैलेंज नहीं होती? डिस्क्रिमिनेशन है। एलीट्स अदारों के लिए आपने तालीम के तदरीस का सिलसिला जारी रखा है और वो मेरा 7.5 करोड़ आम इंसान का, आम पाकिस्तानी का बच्चा, उसका तालीम का हक नहीं है। यकीनन इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपने 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी तालीमी हक की खातर हम इंशाल्लाह ताला जो है पुरज़म है और अगर तादीबी कार्रवाइयाँ की गई तो अपनी औलादों के हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और इंशाल्लाह हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च के लिए हम मशावरत का अमल कर रहे हैं मुल्क भर से। हम इसमें इस बात पे कमिटेड हैं कि इंशाल्लाह हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद आएंगे। हम दर्द इस्तजा करते हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस साहब के लिए सरपरस्ती फरमाएं और हमारी औलादों को उनका तालीम का। काशिम मिर्जा साहब, कुछ बात कर लेते हैं इम्तिहानात की। हमने पिछली बार देखा कि बच्चों को जो है प्रोमोट कर दिया गया था, पर्चे नहीं हुए थे। इस दफ़ा पर्चों का वक्त तो है कि मई से ये सिस्टम जो है शुरू हो रहा होगा, लेकिन अगर स्कूल बंद रहेंगे तो बच्चे किस तरीके से तैयारी कर पाएंगे, उनका कितना हर्ज होगा? और आप देख रहे हैं कि इम्तिहानात वक्त पर होंगे? जहाँ तक तो देखिए जी, हमारे बच्चों की तालीम और तदरीस के हवाले से नुकसान और हर्ज की आपने बात की है, तो आपको भी पता है कि ये वो टाइम है जिस वक्त सेशन एंडिंग पे है, एग्ज़ाम बहुत सी जगहों पे चल रहे हैं। सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं चल रहे बल्कि नए सेशन की जो है वो आगाज़ हो रहा है और आपको ये भी पता है आगे रमज़ान है, रमज़ान के बाद फिर वो गर्मियों का सेशन शुरू हो जाएगा। हमने इस गवर्नमेंट जब से आई है, ये सिर्फ इस दफ़ा नहीं, पहले साल जो इस गवर्नमेंट का था 75 डे था वर्किंग डे, दूसरा कोविड की नज़र। और असल इशू ये है कि इनके पास जो सिंगल करिकुलम के तहत बुक्स ही नहीं मार्केट के अंदर, बाकी सूबे इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जो बुक्स आनी है वो सितंबर में आनी है, लिहाजा ये उसको तवालत दे रहे हैं और उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे जो बच्चों का तालीमी हर्ज तो हो रहा है, ऑनलाइन फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हमारे टोटल 2% जो है कम्युनिटी एलीट तबका, उसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है 98%, यानी कि 50 मिलियन, 5 करोड़ बच्चों में से 1 मिलियन 10 लाख बच्चों के पास नेट फैसिलिटी मौजूद है डिवाइसेस के साथ। बाकी के पास ना नेट है, ना डिवाइस है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना IT टीचर। निजी स्कूल जो तलबा को ऑनलाइन क्लासेस पहले भी देते रहे हैं, आप क्यों नहीं दे सकते? तलबा और असातिज़ा को ऑनलाइन तालीम में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? ऑनलाइन सिस्टम पाकिस्तान में टोटल फ्लॉप है। इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम का ड्रामा किया, इन्होंने तालीम का टीवी का ड्रामा किया, इन्होंने रेडियो का ड्रामा किया। इनकी तो आप ड्रामों से देखें तो पूरा पाकिस्तान जो है वो तालीम याफ्ता हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पूरा इनका अपना डाटा कहता है 14% महज वो लोग हैं, 14% जिनके पास ब्रॉडबैंड नेट डिवाइस है अलॉन्ग विद डिवाइस विद नेट फैसिलिटी। तो बाकी के पास तो पूरे पाकिस्तान में जो 86% हाउस होल्ड है उनके पास तो ये फैसिलिटी नहीं है। फिर आज हम बात कर लेते
लेते हैं जो अलीट तबका है हमारा, उसके पास वो 2% जो हमारे कम्युनिटी है 10 लाख बच्चों के पास एक्सेस मौजूद है, जबकि 4 करोड़ 90 लाख बच्चों के पास जो तालीमी इदारों में पढ़ रहे थे वो उनके पास ये नेट फैसिलिटी नहीं है। 2.5 करोड़ उनमें से बच्चा वापस नहीं आया, 2.5 करोड़ ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल है, तो 7.5 करोड़ बच्चा हमारा मुतासिर हो रहा है। अच्छा, अब इन हालात में जब आपके पास ये सिस्टम ही नहीं है तो तालीम का नुकसान का अजाला तो हो ही नहीं सकता। अब इन हालात में ज़रूरी ये है कि आप तदरीस का सिलसिला SOPs को इंश्योर करते हुए करें। 16 से ज़्यादा महकमे हैं जो हमें मॉनिटर कर रहे हैं, और वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, शफकत महमूद और NCOC का चेयरमैन जो है असद उमर समेत तमाम वज़रा तालीम ने कहा है कि तालीमी इदारों से कोरोना नहीं फैला। फिर ये भी उन्होंने कहा कि जो है सबसे बेहतरीन SOPs का जो इस्तेमाल हुआ है वो तालीमी इदारों में दिखाई दिया है। जब ये सब कुछ मौजूद है तो आप अपने इन सरकारी मेले ठेले और जलसे जुलूसों की सजा एक आम इंसान और तालीम को हमारे 7.5 करोड़ बच्चों को क्यों दे रहे हैं? काशिफ मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। एक जानिब ये कहा गया बिल्कुल कि कोरोना स्कूल से नहीं फैला है, लेकिन ये भी कहा गया कि बच्चे कैरियर हो सकते हैं और वहाँ से जो उनके पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग हैं उनको लग सकता है। खैर, हुकूमती फैसले हैं, उम्मीद करते हैं कि जो पैचे पे दोनों का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं हमजा, क्योंकि मेरी भी चाय ठंडी हो रही है, तो हम लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस।